हेलो बच्चा लोग, मैं रवि मिश्रा केम्फी मंत्रा भाई रवि मिश्रा के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 10th की फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाश, जिसका होगा आज लेक्चर 5। इससे पहले हम प्रकाश में 4 लेक्चर ले चुके हैं। उम्मीद है कि चारों लेक्चर्स आप पढ़ कर आए होंगे और वो सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आज हम लेक्चर को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पर हमने चौथा लेक्चर ब्रेक किया था। चौथे लेक्चर में हमने सभी गोलीय दर्पण के सभी भागों की बात कर ली थी और उसके बाद हमने नोट में ये भी बता दिया था कि फोकस दूरी कैसे पॉजिटिव और निगेटिव होती है। अब आज से हम शुरू करेंगे किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, कि किसी गोलीय दर्पण में वस्तु कहाँ रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये सारी बातें होंगी। लेकिन उसी के लिए हमें पढ़ना होगा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए आवश्यक बातें। कुछ आवश्यक बातें हैं कि जब अभी आपको हम इमेज बनवाएंगे, रे डायग्राम बनवाएंगे, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले हम आपको वो बता दें, उसके बाद हम रे डायग्राम बनवाएंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू ड्रॉ इमेज रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इमेज रे डायग्राम प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए सबसे पहली जो बात है वो हम यहाँ लिख रहे हैं पहले पॉइंट में। ध्यान दे बच्चे, एक तरफ हम फिगर बनाएंगे अवतल के लिए और दूसरी तरफ फिगर बनाएंगे उत्तल के लिए। अगर हम दर्पण ना कहें तो भी आप लोग दर्पण ही समझेंगे। तो पहले हम बनाने जा रहे हैं अवतल दर्पण के लिए, यानी कॉनकेव मिरर के लिए, और उसके बाद हम बनाएंगे डायग्राम किसके लिए, उत्तल के लिए। और यहाँ डायग्राम मतलब क्या बताएंगे, यहाँ कुछ बातें बताएंगे इस डायग्राम के माध्यम से जो काम आएंगी जब तुम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाओगे। देखो ये क्या है बच्चों, ये है मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है P, यहाँ पर क्या होता है P, C मान लो यहाँ कहीं है। और तुम्हें पता है कि जो F है वो C और P के बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में, यहाँ कहीं ये होगा F। मतलब ये दूरी CF और PF, ये दूरी बराबर होगी। ये मैंने पिछले टर्म पे लास्ट में डिस्कस किया था। इसी तरह अगर एक अवतल दर्पण बन गया है, उत्तल दर्पण बनाए, ये एक उत्तल दर्पण हमने बना दिया बच्चों। और इस उत्तल दर्पण का ये क्या है, मुख्य अक्ष। और इसमें भी तुम्हें पता है इसका वक्रता केंद्र यानी कि C यहाँ कहीं होगा और F बिल्कुल बीच में, यानी यहाँ भी ये दूरी और ये दूरी ये P होगा, यानी ये PF और CF यहाँ भी दोनों बराबर होंगे। देखो यहाँ भी 2 डॉट लगा है, मतलब ये बराबर, यहाँ 3 लगा, मतलब ये और ये बराबर। ठीक है, अब आओ देखें क्या है पहली बात जो ज़रूरी है इमेज बनाने के लिए। तो पहली ज़रूरी बात है कि अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती, मान लो कोई अवतल दर्पण है और मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई। अब तुमसे पूछें कहाँ से जाएगी, तुमसे पूछें ये कहाँ से जाएगी, तो ये काफ़ी बच्चे वैसे भी जानते होंगे क्योंकि हम मुख्य फोकस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया था कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, वो बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस। यानी ये किरणें कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से। तो आप लोगों को याद कर लेना है, आगे से कभी भी हम अवतल दर्पण में जब कहेंगे कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर है या पूछें वो कहाँ से जाएगी, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, मुख्य फोकस से, यानी कैपिटल F से। बोलो इतनी बात क्लियर है। याद रखना आज के इस लेक्चर को स्किप नहीं कर सकते कहीं भी, क्योंकि आज के लेक्चर का एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा। स्किप करोगे तो बाद में फंसोगे बच्चा, फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो देखो किसी अवतल दर्पण में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई तो कहाँ से जाएंगी, फोकस से। अच्छा, उत्तल दर्पण में यही कहानी, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आए तो अब फोकस से तो जा नहीं सकती, क्योंकि इधर तो पॉलिश है, किरणें इधर आएंगी कहीं या इधर ऊपर। तो
जब यहाँ टकराएंगे तो ये किरण ऐसे निकलेगी टकराने के बाद कि लगेगा ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ये ऐसे निकलेगी ये किरण। समझ पा रहे हो? ये किरण ऐसे निकलेगी, यानी दो केसेस होंगे, एक अवतल दर्पण का और एक उत्तल दर्पण का। तो अगर अवतल दर्पण का देखो तो अवतल दर्पण में जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है, लेकिन उत्तल में जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो ऐसा लगता है कि फोकस से होकर आ रही है, ऐसा लगता है कि फोकस से होकर आ रही है। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए? सेकेंड पॉइंट जो ज़रूरी है इमेज बनाने के लिए, तो हम कुल मिला के हमने पहले ही कहा कि 4 पॉइंट्स यहाँ लिखाएंगे जो इमेज बनाने के लिए ज़रूरी होंगे। तो दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट ये है कि मान लो हमारे पास कोई है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। ये हमने बना दिया क्या? मुख्य अक्ष। और इस मुख्य अक्ष पे यहाँ होगा P, ये P है, यहाँ कहीं होगा C और बीच में कहीं होगा F। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर है? इसी तरह एक उत्तल दर्पण भी बना दे। ये रहा एक उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में भी ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष। और ये मुख्य अक्ष है अगर, तो तुम बताओ P कहाँ होगा? यहाँ होगा, C इधर कहीं होगा और F बीच में, बिल्कुल बार बार नहीं बताएंगे, P और C के बिल्कुल बीच में F है, P और C के बिल्कुल बीच में F है। अब दूसरी बात सुन लो, क्या है बच्चों? दूसरी बात ये है कि अगर किरण को हम जब समांतर लेकर गए तो फोकस से गई, और यहाँ जब समांतर लेकर गए तो ऐसा लगा कि फोकस से आ रही है किरण। लेकिन यहाँ जब अब फोकस से हम ले जाएं, कहाँ से ले जाएं बच्चों? फोकस से। ये देखो, अब से हम कहाँ से ले जा रहे हैं इस किरण को? फोकस से। अब अगर हम तुमसे पूछें कि ये किरण फोकस से होकर जा रही है तो बताओ कहाँ जाएगी? सीधा सा जवाब, जब समांतर गई थी तो फोकस से होकर गई थी, और जब फोकस से होकर जा रही तो समांतर हो जाएगी। किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये किरण, यानी ऐसे निकलेगी। बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर हो रही है कि अगर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से किरण जाएगी तो कहाँ से होकर आएगी? फिर मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अगर यहाँ पर वही चीज़ करें तो अब देखो, यहाँ तुम फोकस से नहीं गुजार सकते, क्योंकि अगर फोकस से गुजारोगे तो इधर तो पॉलिश है, तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस बार ऐसा करना है कि तुम एक किरण डालो जो ऐसा लगे कि वो फोकस पर जा रही है, यानी ये किरण देखो, ये किरण, इस किरण को देख के क्या लग रहा है कि तुमने फोकस पे डाला है, तो जिसे देखकर ऐसा लगे कि वो फोकस से होकर जाएगी, वो किरण क्या होगा? टकराने के बाद जब परावर्तन होगा तो समांतर हो जाएगी। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी ये दो केसेज आप समझ गए, ये उत्तल के लिए, कॉन्वेक्स के लिए, और ये अवतल के लिए यानी कॉनकेव के लिए। अवतल यानी कि कॉनकेव। बोलो, ये दो बातें समझ में आ गई क्या? पहला हमने कहा पहले पॉइंट में कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो फोकस से आएगी, और जब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही है। ये दो बातें हुई यहाँ। फिर इसमें दो बातें कि अगर फोकस से जाए अवतल दर्पण में तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और उत्तल दर्पण में अगर ऐसा लगे कि फोकस से होकर जाएगी या फोकस पर हम डाल रहे हैं किरण को तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। याद रखना है, पूछेंगे हम ऐसे जब अभी इमेजरी डायग्राम बनाएंगे कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, बताओ कहाँ से ले जाएं? ये किरण फोकस से होकर जा रहे, अब बताओ कहाँ से ले जाएं? तो तुम्हें इन बातों का जवाब देना होगा। दे ले जाओगे ना बच्चों? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कॉपी में अच्छे से बना लें। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दो बातें हो चुकी हैं, हमने कहा टोटल 4 पॉइंट्स इसमें लिखाएंगे। और देखें तीसरा पॉइंट क्या है। तो देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 3 है, मान लो तुम्हारे पास कोई अवतल दर्पण है,
कौन सा दर्पण है बच्चा लोग? अवतल। अवतल यानी कि कॉनकेव। तो देखो इसमें अब हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। ये रहा मुख्य अक्ष, ये क्या है? P। यहाँ कहीं क्या होगा? C, और बिल्कुल बीच में कहीं क्या होगा? F। बोलो इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इसी तरह हम एक उत्तल दर्पण बनाएं तो उत्तल दर्पण में भी कहानी कुछ कुछ ऐसी ही होगी। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। इस उत्तल दर्पण में ये मुख्य अक्ष है, तुम्हें पता है यहाँ P होगा, इधर कहीं C होगा, और P और C के बिल्कुल बीच में F होगा। जब तुम इमेजरी डायग्राम बनाना स्टार्ट करोगे ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें जितनी P से F जो दूरी लोगे वही F से C वाली दूरी लोगे, तभी क्लियर इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई? उत्तल की। अब आओ देखें इसमें कहानी क्या होती है, कहानी को समझें। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती, कहाँ से होकर जाती है बच्चों? वक्रता केंद्र से। जैसे ये किरण कहाँ से जा रही है बोलो? ये किरण जा रही है वक्रता केंद्र से, तो उधर तो निकल नहीं पाएगी, पॉली से पीछे परावर्तन होगा। तो इसका जब परावर्तन होगा तो इसी पे वापस, जैसे ये किरण ऐसे तुमने डाली, तो ये किरण जब वापस आएगी तो इसी रास्ते पर वापस चली आएगी। ये किरण इसी रास्ते पर वापस चली आएगी। ऐसे किरण जाएगी सी से तो इसी रास्ते पर वापस, मतलब कहीं भी मुड़ेगी नहीं। यहाँ पर क्या होगा? अगर कोई किरण ऐसा लगे कि वो सी पर जा रही है, जैसे देखो ध्यान से हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने ऐसे एक किरण डाली ऐसे, तो इसे देखकर क्या लग रहा था कि सी पर जाएगी, लेकिन ये उधर तो जा नहीं पाएगी, तो क्या होगा? इसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। तो तीसरी बात में तुम्हें याद रखना है कि ऐसे पूछेंगे कि अगर हम कोई प्रकाश की किरण सी से लेकर जाते हैं तो वापस कहाँ से लौटेगी? तो तुम्हारा जवाब होगा उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। उत्तल दर्पण में अगर हम सी की तरफ कोई प्रकाश की किरण डाल रहे हैं बिंदु सी पर, तो क्या होगा? सी पर ना जाकर टकराने के बाद उसी रास्ते से फिर वापस लौट आएगी किरण। बोलो इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात देखो, चौथी बात में ये हम बना दे रहे हैं एक अवतल दर्पण। गंदा बन गया, थोड़ा मोड़ा अच्छा बना दें। अब अच्छा है, ठीक। ये रहा मुख्य अक्ष। फिर तुम कहोगे ये P है, तुम ही कहोगे कि यहाँ कहीं C होगा, और तुम ही कहोगे कि इन दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं F होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? ये किसकी कहानी है? अवतल की, यानी कॉनकेव की। कॉनकेव, इधर देखें स्टार बना के, ये है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, इसमें ये रहा मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं P, यहाँ कहीं नहीं, यहीं पे P। C कहाँ होगा? इधर कहीं, और F इन दोनों के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। यही तो कहानी होगी बच्चों, यही तो कहानी होगी। हाँ वेरी गुड, यही कहानी होगी। अब तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में देखो क्या है कि अगर कोई किरण P से जाए, कहाँ से जाए? P से जाए, तब क्या कहानी होगी? P से, तो लाओ P से ये किरण, जैसे देखो ये किरण मैंने कहाँ पे डाली? P पर। तो जब किरण P पर पड़ी तो सुन लेना, ये तो तुम पढ़े ही हो परावर्तन का नियम, कि जैसे तुमने देखो इस पे प्रकाश जाके पड़ा, तो अगर तुम अभिलंब खींचो तो अभिलंब कहाँ से? यही तो अभिलंब होगा। हमने कहा था गोलीय दर पृष्ठ के लिए अभिलंब क्या होता है? वक्रता केंद्र, यानी इससे केंद्र से होकर जाता है, तो ये अभिलंब बन जाएगा मुख्य अक्ष जो है। तो अभिलंब बन गया, तो जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण नीचे भी बनाते हुए ये किरण परावर्तित होगी, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा। तो तुम्हें सिंपली याद रखना, वैसे तो ये परावर्तन का नियम ही है कि ये अभिलंब था, अभिलंब से ये कोण तो परावर्तन कोण, ये नीचे
ये वाला आपतन कोण और नीचे वाला परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो वो तो नियम है, लेकिन तुम्हें ओवरऑल याद रखना है कि कोई किरण जितना कोण बनाते हुए पी पर आएगी उतना ही कोण बनाते हुए निकलेगी भी। इधर भी देखो, कोई किरण पी पर गई तो सिंपल है कि जितना कोण बनाते हुए जाएगी उतना ही कोण बनाते हुए फिर निकलेगी। मान लो ये कुछ कोई कोण बनाते हुए आई थी, चलो बीटा मान ले या कुछ भी मान सकते हो, तो बीटा कोण बनाते हुए वो निकलेगी भी। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए? समझ गए इतनी बात? वाह वाह, वेरी गुड। तो देखो 4 बातें हमने बताई। हाँ, ये चौथी बात मतलब यहाँ जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सब परावर्तन के नियम को फॉलो कराते हुए बताया गया है, ऐसा नहीं कि ऐसे बता दिया गया है। हाँ, चूंकि तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, तुम्हें इमेजरी डायग्राम बनाना है केवल, इसलिए हम ज़्यादा बातों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। लेकिन जब तुम 12th में जाओगे एक एक चीज़ के पीछे यहाँ पे लॉजिक है, तो ध्यान से सुनना। 4 बातें जल्दी जल्दी रिमाइंड करो। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाएगी, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में लगेगा कि फोकस, जब समांतर जाएगी तो ऐसा लगेगा फोकस से होकर आ रही है। फिर दूसरी बात हमने क्या बताई कि अगर फोकस से जाए तो समांतर हो जाएगी उत्तल दर्पण में, यही तो होता है। और उत्तल में जब लगेगी फोकस की ओर किरण जा रही तो समांतर हो जाए। और तीसरी बात कि जब सी से होकर जाएगी तो उसी रास्ते पर वापस अवतल में, और उत्तल में क्या होगा कि जब लगेगा कि सी की ओर कोई किरण जा रही तो उसी रास्ते पर वापस लौट आएगी। और जब कोई किरण ध्रुव पे पड़ेगी तो ध्रुव पे जितना कोण बनाते हुए पड़ेगी उतना ही कोण बनाते हुए निकल भी आएगी। मतलब नीचे से, अगर ऊपर से थीटा बन रहा है तो नीचे से थीटा कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। वही यहाँ भी हुआ। समझ गए बच्चों? तो ये 4 बातें याद रखना। हम पूछेंगे बच्चों ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहे, बोलो कहाँ से ले जाएं? तुम कहोगे फोकस से। हम कहेंगे ये किरण फोकस से जा रहे हैं, बताओ कहाँ से ले जाएं? तुम कहोगे सर जी मुख्य अक्ष के समांतर। हम कहेंगे कोई किरण सी से जा रहा है, बताओ इसे कहाँ से ले जाएं? तुम कहोगे उसी रास्ते पर। तो बोलो इतनी बातें क्लियर होंगी हमेशा के लिए? ठीक, आई होप कि क्लियर होंगी इतनी बातें। तो अब हम इमेज रे डायग्राम पढ़ सकते हैं। एक बार हम कैमरा चेक कर लें। हाँ, तो बच्चों वो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़ लिए। अब उसके बाद हम एक नोट पॉइंट करेंगे। इस नोट पॉइंट के बाद हम प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखें वो नोट पॉइंट्स क्या हैं। ध्यान दो बच्चों, नोट का पहला पॉइंट जो होगा, पहला पॉइंट हमसे कहता है कि जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, यानी जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लिए जो मुख्य फोकस होता है वो वास्तविक होता है। अवतल दर्पण के लिए देखो मुख्य फोकस कैसा होता है। हमने कहा मुख्य फोकस यानी एफ कैसा होता है बच्चों? वास्तविक होता है, या हम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? रियल होता है। रील नहीं, इंस्टाग्राम वाला, रियल। ठीक। और उत्तल दर्पण के लिए, या डायरेक्ट ऐसे लिख देना उत्तल दर्पण, तुम समझ जाना। कॉन्वेक्स के लिए जो एफ होता है वो आभासी होता है। एफ कैसा होता है? आभासी होता है। मुख्य फोकस आभासी होता है, वर्चुअल होता है। वर्चुअल। कोई ये तो नहीं सोच रहा कि सर जी उत्तल के साथ ये तो नाइंसाफी है, अवतल को पूरा लिखा, अवतल दर्पण, उत्तल को थोड़ा सा जैसे भी लिख लो, बस समझ जाओ बच्चा। ठीक है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी। ऐसा क्यों कहा जाता? क्यों? आखिर क्यों? सबूत चाहिए हमें, सबूत। और सबूत दें। देखो ये रहा अवतल दर्पण। हमने फोकस को कैसे डिफाइन किया था? ये पी, इधर कहीं सी। हमने फोकस को डिफाइन किया था जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं अवतल दर्पण में वो कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस से। यहाँ से
फोकस से होकर जाती हैं, प्रतीत और तीत नहीं होता, सच में फोकस से होकर किरणें जाती हैं। तो अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि किरणें हाँ अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई हैं तो फोकस से होकर जाती ही जाती हैं। लेकिन ये तो कहानी अवतल दर्पण की है ना, तो अवतल दर्पण में सच्चाई है कि किरणें फोकस से जाती हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वास्तविक। जो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है उसे वास्तविक। और यहीं अगर हम बात करें किसकी, उत्तल की, ये है हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल है, उत्तल। तो उत्तल में देखो कहानी क्या होगी, ये रहा P तुम्हारा और इधर कहीं C होगा, ऐसे तो कहीं C होगा। अब तुम सोचो अगर यहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी तो बच्चा ये किरण क्या मुख्य फोकस से होकर जाएगी, नहीं, अभी मैंने बताया कि होकर नहीं जाएगी, ऐसा लगेगा कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है, लगेगा। यानी अगर इसकी डेफिनेशन भी हम जब देते थे तो हम क्या कहते थे, ऐसा प्रतीत होता है किरणें मुख्य फोकस से होकर आ रही हों। ये देखो किरण ऐसे गई तो वो फोकस से होकर गई नहीं, ऐसा लगा कि फोकस से होकर आ रही है, तो यहाँ प्रतीत हो रहा है। इसीलिए क्या कहा हमने कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा वास्तविक होगा, लेकिन उत्तल का आभासी होगा, क्योंकि वो सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। बोलो इतनी बातें समझ गए, ठीक है। तो ये पहला नोट पॉइंट है जिसमें हमने कहा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि वो इधर होता है, इधर होता है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें सच में मुख्य फोकस से जाती हैं, इसमें सच में नहीं जाती हैं, ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर आ रहे हैं, इसलिए इसमें आभासी कहते हैं मुख्य फोकस को। तो इसे इरेज करें, दूसरा नोट पॉइंट बताएं, नोट कर लिया बच्चों, ठीक। तो अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जरूरी है तुम्हारे लिए। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों, थोड़ा लर्निंग है दूसरा पॉइंट, अभी रटाने जैसा रटा देंगे, आगे चीज़ें क्लियर भी होंगी, फिलहाल अभी तो रट लो, अभी जब इमेजरी डायग्राम बनाएंगे चीज़ें क्लियर भी होंगी। तुम एक चीज़ रटो कि अगर तुम्हारा ये मान लो क्या है, ये है कोई दर्पण, कोई भी दर्पण है यहाँ पर, ये क्या है, कोई भी दर्पण, चलो हम इसे क्या मान ले रहे हैं कि ये क्या है, दर्पण। ये समतल दर्पण नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई चलो हम बना ही दे रहे हैं, ये मान लो क्या है, अवतल दर्पण। एक क्या है यहाँ पे, अवतल दर्पण, ठीक, ये अवतल दर्पण है, और एक उत्तल दर्पण भी बगल में बना दे रहे हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण। तो दूसरा नोट पॉइंट है कि सुनो ध्यान से, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जब भी इधर बनेगा, किधर बनेगा, इधर, अगर इमेज यहां पर बना है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अगर इस साइड है तो इस प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक एवं उल्टा। एक चीज याद रखना है तुम्हें कि अगर प्रतिबिंब इधर बना है तो उसे क्या कहेंगे, वास्तविक। अगर प्रतिबिंब इधर बना है, किधर, दर्पण के इस तरफ, दर्पण के इस तरफ। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसे कैसे हम क्लियर कर दे रहे हैं, हम इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि वस्तु को हमें हमेशा बाईं ओर रखना है, यानी जिधर हम वस्तु रखे हैं अगर उधर ही प्रतिबिंब बन जाए, बाईं ओर इधर वस्तु हम इधर ही तो रखेंगे, तो अगर इधर वस्तु रखा इधर ही प्रतिबिंब बन गया तो उस प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक एवं उल्टा। उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। याद रखना बच्चों कि अगर कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है, वास्तविक होता है, याद कर लो, उल्टा भी समझ में भी आ जाए। कभी भी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो उल्टा अपने आप बनता है, अभी तुम देखना आगे। इसी तरह अगर प्रतिबिंब इधर बने, चाहे जिस गोलीय दर्पण में, अवतल हो या उत्तल हो, अगर प्रतिबिंब इधर बनता है, जैसे चलो यहां लिख दे रहे हैं, अगर प्रतिबिंब यहां बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा बच्चों, ये होगा आभासी एवं धासी। नहीं बच्चा, सीधा, आभासी एवं सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये एंड का सिंबल है बच्चों,
अब देखो ये तो कहानी किसके लिए, अवतल के, सेम वही कहानी सब में होगी कि कभी भी अगर गोलीय दर्पण के इधर प्रतिबिंब बनता है तो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, मतलब बाईं ओर बनता तो वास्तविक और उल्टा, दाईं ओर बनता तो आभासी एवं सीधा। यहाँ भी अगर बाईं ओर इधर दाईं ओर बना है तो ये क्या होगा, आभासी एवं सीधा। इंग्लिश में लिख दें, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर इधर प्रतिबिंब बन जाए किसी उत्तल दर्पण के केस में, कुल मिला के अगर बाईं ओर बना तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बोलो याद रखोगे बच्चों इतनी बातें? दो ही बातें तो हमने यहाँ नोट में बताई कि अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है पहले वाले पॉइंट में कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, इधर बनता है, और उत्तल का आभासी होता है क्योंकि इधर बनता है। और वहीं से कुछ कुछ उसी तरह से ये पॉइंट भी है कि कोई अगर हमारे पास गोलीय दर्पण है तो और प्रतिबिंब उसके इधर बना है तो हम उसे क्या कहेंगे, वास्तविक और उल्टा, यानी बाईं ओर बना तो वास्तविक और उल्टा, दाईं ओर बना तो आभासी एवं सीधा। यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। समझ गए बच्चों? तो उम्मीद है कि ये दोनों नोट पॉइंट समझ गए होंगे। अब हम रेडी हैं प्रतिबिंब किरण आरेख बनाने के लिए। अब हम प्रतिबिंब किरण आरेख बना सकते हैं। कैमरा चेक कर रहे हैं, फिर आगे बढ़। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम यहाँ से इमेज रे डायग्राम, प्रतिबिंब किरण आरेख खींचना शुरू करेंगे और ये जानना शुरू करेंगे कि किसी गोलीय दर्पण में अगर वस्तु कहीं पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, क्या होगी उसकी कहानी। तो ध्यान दो, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और हम इसमें बता दें कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो अवतल और उत्तल दर्पण के लिए अलग अलग सीखेंगे। तो पहले हम इमेज किसके द्वारा बनाने जा रहे हैं, पहला हमने लिया अवतल दर्पण द्वारा बाय कॉनकेव मिरर। तो आइए देखें बच्चों, यहाँ पर हम पहले ये डिफाइन कर लें, कंफर्म कर लें कि यहाँ कुल मिला के वस्तु को हमें कहाँ कहाँ रख के प्रतिबिंब उसका बनाना है। तो मान लो ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो सुनो तुम, यहाँ पर क्या होगा इसका P, यहाँ पर होगा C और बीच में एकदम कहीं होगा F। तुम बताओ हमने क्या कहा था तुमसे, वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर। वैसे भी बाईं ओर, क्योंकि जब परावर्तक पृष्ठ तुम बाईं ओर बना रहे हो तो इधर रखने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा। इधर रख दोगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं बनेगा। समझ पाए? इधर तुम ही सोचो, तुम एक अपने घर का मिरर उठाओ, शीशा उठाओ और शीशे के पीछे खड़े हो जाओ, देखो कितनी सुंदर सूरत आएगी तुम्हारी, कुछ नहीं आएगी। समझ पाए? तो तुम्हें उसके आगे होना होगा ना। तो परावर्तक पृष्ठ इधर है तो तुम्हें इधर आना रहना होगा, यानी अगर बाईं तरफ परावर्तक पृष्ठ है, इसीलिए कहा था परावर्तक पृष्ठ बाईं ओर बनाओ, तो वस्तु भी हमेशा बाईं ओर रखोगे। अब बाईं ओर कहाँ कहाँ रख सकते हो, देखो, एक तो तुम रखोगे इन्फिनिटी पे यानी अनंत पे। और जब भी हम अनंत की बात करेंगे तो यहाँ तुम याद रखना कि वो मुख्य अक्ष से दूर बना देंगे। ये मुख्य अक्ष था, यहाँ तक हमने दूर बना दिया। और यहाँ से जो भी किरणें आती हैं, एक और भी बात नोट कर लो कि अनंत से जो भी किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी। क्या कहा मैंने कि अनंत से जो भी किरणें आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। याद कर लेना इस चीज़ को। अनंत बहुत दूर होता है, अगर दो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी तो कहीं पर काट देंगी एक दूसरे को। यानी जब भी हम अनंत को कंसीडर करेंगे तो वहाँ से किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगी। तो एक केस होगा जिसमें वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर। दूसरा केस होगा जब वस्तु सी से थोड़ी दूर होगा, जिसे हम कहते हैं सी से परे, सी से परे, इंग्लिश में कहते हैं बियॉन्ड सी। तीसरा केस होगा जब हम वस्तु को सी पर रखेंगे, ऐसे वस्तु को बनाएंगे, नाम रख देंगे ए बी। चौथा केस होगा जब हम वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे। पांचवा केस होगा जब हम वस्तु को एफ पर रखेंगे। और छठा केस होगा जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच में रखेंगे। तो यहाँ टोटल कितने केसेस बनेंगे बच्चों? यहाँ टोटल 6 केसेस बनेंगे। इन 6 केसेस में से जितने कवर हो पाएंगे आज कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। तो पहले हम कौन सा केस लेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। पेपर में ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि कोई अवतल दर्पण है, उसके यहाँ पर वस्तु रखा, बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो और सारी कहानी हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कौन सा बच्चों? जब वस्तु कहाँ हो,
कहाँ हो, तुम्हारे सिर पर नहीं, अनंत पर। जब वस्तु, कितनी गंदी स्पेलिंग, अनंत को अंत बना दिया, वाह वाह। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। When object is at infinity, when object is at infinity, तब देखो क्या होगा बच्चा। देखो क्या होगा जब वस्तु अनंत पर होगा। ये है हमारे पास अवतल दर्पण, बीच में बनाए। अब तो जगह ही जगह है, ये बना दिया। देखो ये कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल। अब एक क्या बनाना है? मुख्य अक्ष, पटरी लेना तुम लोग, पटरी, और बिल्कुल सीधी लाइन खींचना, बिल्कुल सीधी लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, पटरी से। और यहाँ पर तुम लिखोगे P से थोड़ी दूरी पे लिखोगे F। चाहे तुम अपने हिसाब से, अगर तुम्हारे पास स्केल होगा तो उससे 1 सेंटीमीटर ले लेना, 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। तुम 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 नहीं समझते, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये ले लेना, और F से C भी उतनी ही दूरी पर लेना। F से C भी, मान लो ये 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 1 ही सेंटीमीटर लेना, दोनों बराबर होना चाहिए। हम तो जुगाड़ से बनाते हैं, दोनों बराबर। ये हाँ है बराबर, है बराबर। तो ये हो गया। अब देखो पहला पॉइंट क्या है कि जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। तो आओ हम अनंत पर एक वस्तु को रख दें। ये वस्तु देखो हमने अनंत पर रख दिया। चलो मान लो इसका नाम क्या है? A B। अब अभी मैंने बताया था कि जब वस्तु अनंत मतलब मुख्य अक्ष से दूर रख दो, और जब वस्तु अनंत पर होता है तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। क्यों बच्चों? तो लाओ किरणें, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई। अब हम तुमसे अगर पूछे चिल्ला के कि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है, बोलो कहाँ से जाएगी? कहाँ से जाएगी? सर जी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण आती है तो फोकस से होकर जाती है। वेरी गुड। किसने बताया इतना तुम्हें? अच्छा हम ही ने बताया, अभी बताया, हाँ ठीक। गंदा बनता है, बहुत गुस्सा लगता है, बहुत गुस्सा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। क्या बताएं, मन करता है पीट दें। ऑफलाइन क्लास होती तो बच्चों को ही पीट देते हैं, यहाँ किसको पीट। ठीक, देखो एक किरण यहाँ से समांतर गई, वो कैसे होली? फोकस से। मुख्य अक्ष से समांतर गई तो फोकस से। अब जितनी भी किरण ले जा सकते हो ले जाओ, लेकिन सबको कैसे ले जाना है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो एक किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये भी जब मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहाँ से जाएगी बच्चों? ये भी फोकस से जाएगी। देखो फोकस से गई कि नहीं गई? ठीक है। अब सुनो यहाँ से कहानी। 2 किरणें ले गए। तुम हमेशा जितने भी प्रतिबिंब बनाओगे तुम 2 किरणें ले जाओगे, और वो 2 किरणें परावर्तन के बाद, पहले नहीं। देखो परावर्तन यहाँ से ये परावर्तन, ये परावर्तन, वो दोनों किरणें परावर्तन के बाद जहां मिले प्रतिबिंब वहीं बनता है। सुन लो मेरी बात। 2 किरणें, कोई 2 किरणें तुम लाओगे हमेशा वस्तु से, और वो दोनों किरणें परावर्तन के बाद जहां मिलेंगी प्रतिबिंब वहीं पर भी नहीं बनेगा। तो देखो ये तो आपतित किरण है ना, हम परावर्तित किरण की बात करें। परावर्तित किरण कौन सी? ये वाली, और इसमें ये वाली। ये दोनों जहां पर मिलेंगे प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। कहाँ मिल रही है? F पर मिल रही है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर। सर जी क्या हो जाता है आपको अचानक रहते रहते? कोई सवार हो जाता सिर्फ? ना बच्चा, ना सवार वार कोई नहीं होता, फितरत है मेरी। ठीक, तो F पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F पर बनेगा। कंफर्म हो गया। अब तुम बता दो बच्चा, तुम बता दो, क्या तुम वस्तु को देख पा रहे हो? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। प्रतिबिंब देख पा रहे हो? सोचो इसी पे जहाँ टकरा है, इसी पे। अच्छा अभी चीज़ें और क्लियर होंगी कि जैसे देखो मान लो अगर यही 2 किरणें आई थी, मान लेते हैं कि चलो कहीं यहाँ काटी होती, एक किरण ऐसे काट रही होती, तो हम ऐसे मिला देते तो कहते ये बन गया क्या? इतना लंबा प्रतिबिंब बन गया। कितना लंबा? इतना लंबा बन गया। ऐसे कहते कि इतना लंबा बना। लेकिन यहाँ पर देखो वहीं पर
मिल रही हैं कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर ही किरणें मिल जा रही हैं ना। अगर मुख्य अक्ष से नीचे मिली होती तो वहाँ से मुख्य अक्ष पे ऐसे लंब डाल देते और कह देते कि इतना बड़ा प्रतिबिंब बना, लेकिन यहाँ किरणें कहाँ मिल रही हैं, मुख्य अक्ष पर ही मिल रही है। यानी वस्तु इतनी वस्तु का प्रतिबिंब इतना छोटा बनेगा तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मतलब दिखाई देगा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बहुत छोटा। एफ पर अगर एफ पर बनेगा और कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। तो अगर पेपर में सवाल आए कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो कहोगे अनंत पर रखिए, लाओ ऐसे बनाओगे तो किरणें समांतर ले जाओगे, निकालोगे तो एफ पर आएंगी तो कहोगे एफ पर बनेगा। कोई पूछे कितना बड़ा तो कहोगे दिख ही नहीं रहा, तो क्या बनेगा, बिंदुवत, बहुत छोटा, तो क्या कहोगे, बिंदुवत। तीसरी बात देखो, अभी मैंने बताया था कि जब भी किसी गोलीय दर्पण के इधर प्रतिबिंब बने, इधर बने तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक एवं उल्टा। उधर बने तो आभासी एवं सीधा, किधर बन रहा है, इधर, तो क्या कहेंगे, वास्तविक एवं उल्टा। हमने कहा था कि आज के लेक्चर का एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, स्किप करोगे तो फंसोगे। जिन्होंने किया होगा स्किप वो फंस रहे होंगे। अब फिर बैक जाएं और देखें कि क्या पढ़ाया था, वास्तविक एवं उल्टा, या तो नोट कर लिया हो तो और अच्छी बात है। तो यह पर बिंदुवत, वास्तविक एवं उल्टा, ये खास बातें होंगी। अगर कोई पूछे कि कोई अवतल दर्पण है, वह तो सीखो अभी जब तुम्हें हैबिट हो जाएगी तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। अभी सीखो कि जब वस्तु अनंत पर होगा, कोई पूछे कि कोई अवतल दर्पण है, वस्तु अनंत पर है, बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तुम कहोगे एफ पर। कोई पूछे कि कितना बड़ा, तुम कहोगे बिंदुवत, क्योंकि मुख्य अक्ष पर ही बन रहा है, वहाँ से मुख्य अक्ष को मिलाना ही नहीं है तो वहीं पर बन गया, तो बिंदुवत। फिर कोई पूछे प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति नेचर कैसा होगा उस प्रतिबिंब का, तो कहोगे इधर बन रहा तो वास्तविक एवं उल्टा। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा केस, पहला केस। ऐसे अभी 5 केसेस और आएंगे। एक बार हम कैमरा चेक कर लें और वीडियो की लेंथ चेक कर लें। हाँ बच्चों, तो वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, लगभग 36-37 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो अब हम बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत कम टीचर होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आपको क्वालिटी मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे ये भी बताइए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होता है, यानी घंटी वाला बटन, उसे भी ज़रूर दबा दिया करें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सीधे उनके पास पहुँच जाया करें। तो अभी आप लोगों के प्रमोशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोग मेरा साथ अच्छे से दे रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से साथ दिया है, उम्मीद है आगे भी आप लोग अच्छे से साथ देंगे। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।